आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी नमक। सिस्टर, जिसे अस्पताल में ज़्यादातर लोग सिस्टर कहते हैं, अभी अभी अपने सफ़ेद बुर्राक यूनिफॉर्म में कमरे में आई। उसने मेरे हथेली पर एक छोटी सी पुड़िया रखी और मुस्कुराकर बोली, ये आपका अक्खा दिन का नमक का डोज है, इससे ज़्यादा लेने का नहीं, ओके। सफ़ेद कागज़ में एकदम चिट्टा सा ये थोड़ा सा नमक है, जो मिकदार में 2 ग्राम भी ना होगा। नमक देखकर मुझे हंसी और रुलाई एक साथ आने को हुई। इस नादान केरलवासी कन्या को क्या पता कि होम्योपैथी दवा की खुराक जितना ये नमक मेरे खाने के नहीं जख्मों पर लगाने के काम आ सकता है। हम इलाहाबाद वाले इतना नमक तो मूंगफली के साथ चाट जाते हैं। जब लोकनाथ के निराला चाट भंडार पर खड़े हो जाए तो चटपटे पर नमक मिर्च डलवाने की होड़ मच जाती है। पहले एक चटोरी कहती है, अरे नमक तो जर को जनात नहीं, ए भगत जी चाट तनी चटका दो। दूसरी कहती है, हमरे पत्ते में 2 बार पड़ गया का, जरा मिर्चा और खट्टी चटनी छोड़ो। चाट फिर चखी जाती है। अब की बार मीठी चटनी कम लगती है। भगत चाट वाला बिना धीरज खोए सबकी चाट चटका देता है। नमक को लेकर मेरा जीवन दर्शन अलग है। मुझे फौरन जूलियस सीजर का ध्यान आता है, जो अपनी सेना को वेतन के रूप में मुद्रा न देकर नमक से भुगतान किया करता था। इसी से सैलरी शब्द ने अपनी सार्थकता पाई। लैटिन भाषा में सैल का अर्थ है नमक। शेक्सपियर के नाटकों में बार बार एक मुहावरा आता है, एनी मैन वर्थ हिज सॉल्ट। नमक इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि वफा और जफा का फैसला भी इसी के इर्द गिर्द होता है। नमक हलाल और नमक हराम जैसे शब्दों का यही इतिहास होगा। खाने में नमक कम हो तो मुझे जीवन निस्सार लगता है। कॉलेज के दिनों में एक निबंध लिखा था कि संसार में अगर प्रलय आ जाए और मुझे एक चीज़ बचाने की मोहलत मिले तो मैं सिर्फ नमक बचा कर रख लूँगी। तब किसी ने नहीं कहा था कि नमक जहर का काम करता है, इसे कभी ना बचाना। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं? अपने शहर से इतनी दूर एक अटपटे अनजान शहर में आकर बीमार पड़ गई हूं। कल सुबह तक ठीक थी, रात में रक्तचाप ऐसा चढ़ा कि होश नदारद। कमरे में लद्द से गिरी। बेटू ने की होगी दौड़ भाग, किसी तरह टैक्सी में लाद कर यहाँ पहुँचाया होगा। सिस्टर ने बताया, मैडम आपका सन ऑल नाइट खड़ा रहा आपके पास, अभी हमें बताकर ऑफिस गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा सिस्टर की बातें उसकी ड्यूटी का हिस्सा हैं। मरीज से मीठा बोलकर उसे बहकाए रखना। उसे नहीं पता कि जब कोई ज़्यादा मीठा बोलता है तो मुझे ज़्यादा कड़वा लगता है। गुस्से में रक्तचाप सुर्री पटाखे सा सुर से ऊपर भागता है, थोड़ी देर वहीं टंगा रहता है, फिर नीचे उतरता है। दरअसल मुझे इस साफ सफ़ेद कमरे से चिढ़ हो रही है। इतना साफ किसी कमरे को नहीं होना चाहिए। कफन सा सफ़ेद बिस्तर, सफ़ेद अलमारी, सफ़ेद स्टूल, सफ़ेद चिलमिची, सफ़ेद टॉवल, एयर कंडीशनर भी सफ़ेद। सब साले शोक मना रहे हैं क्या? और ये क्या कि मेरी तबीयत ज़रा सी बिगड़ी कि सुपुत्र पटक गए इसे शमशान में। बचपन में बेटू इतना बीमार हुआ, मैंने इसे खड़े से छुपाया। जिस चीज़ की ओर उंगली उठा दी वही दिला दी। इसकी नींद सोई, इसकी आंख जागी। कभी ये नहीं किया कि अस्पताल में दाखिल करवाए और छुट्टी पाई। जिसका डर था वही हुआ। थोड़ी देर बाद बड़ी सी ट्रे में संक्षिप्त सा नाश्ता आया। मैस का सेवक सफ़ेद यूनिफॉर्म में था। नाश्ते के ऊपर ढका नैपकिन भी सफ़ेद। मैंने चिढ़कर कहा, ये नाश्ते पर से कफन हटाओ। उसने सकपकाकर नैपकिन हटाया। भरतनाट्यम नर्तकी की तरह मैंने दाएं से बाएं नज़र घुमाकर नाश्ते का जायज़ा लिया। फिर घुड़ककर कहा, तुम्हें पता है मैं अंडा नहीं खाती, फिर क्यों लाए हो? सॉरी मैडम, हमें खबर नहीं की गई। उसने उबले अंडे की प्लेट हटा ली, वो बाहर चला गया। अब एक बार फिर नाश्ते पर नज़र डाली। डबल रोटी के 4 स्लाइस थे, 5 ग्राम मक्खन था, 1 गिलास दूध। एक गहरी प्लेट में सफ़ेद लुगदी जैसी कोई चीज़ भी थी, शायद दलिया। हंसी और रुलाई फिर मेरे अंदर उमड़ी। नाश्ता देखने में ही इतना बेजान, बेस्वाद और बेमज़ा था कि हाथ लगाने की तबीयत ना हो। मुझे अपने घर का विलासी नाश्ता याद आया, जिसकी रचना मेरे हाथों होती। सुबह की चाय के बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग जाती। आलू उबालकर मैश करती, उसमें अनार दाना, नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया, पिसा जीरा, प्याज मिलाती और आटे की 2 लोइयों के बीच भरपूर पिट्ठी भरकर नरम नरम पराठे सेकती। फ्रिज में रखी मलाई से सफ़ेद मक्खन निकालती। घर का बच्चा बच्चा तृप्त होकर नाश्ता करता और कहता, माँ अब पेट इतना भर गया है, दोपहर के खाने की छुट्टी समझो। खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक अनुष्ठान होता है। उससे परिवार की जीवन शैली, परंपरा और प्रतिष्ठा का परिचय मिलता है। मैंने सुबह शाम इनका निर्वाह किया, इसीलिए जब मित्रों ने आश्चर्य जताया कि शादी के बाद मैंने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा, देखो रसोई में मुझे उतना ही रस मिलता है जितना स्टूडियो में। मुझे विस्मय होता है कि कैसे चंद मसाले, बर्तन और धीरज के जरिए हर स्त्री
स्वाद का साम्राज्य खड़ा कर लेती है। सबको खिलाने के बाद जब मैं खाने बैठती, मेरी प्लेट का वैभव सबसे निराला होता। सलाद के बजाय चटनी, अचार और करेले के बिना मैं कौर न तोड़ती। ये और बात है कि जब लगातार कई दिन चक्कर आए तो डॉक्टर ने इलाहाबाद में भी यही कहा, आपको उच्च रक्तचाप और मधुमेह दोनों है, आपके लिए नमक और चीनी दोनों जहर है। मुझे लगा था डॉक्टर फिजूल डला रहा है। नमक और चीनी जैसी भोली भाली और ज़रूरी चीज़ें भला जहर हो सकती हैं? इसके बिना क्या रस और क्या रसोई। रक्त शर्करा की जांच रिपोर्ट और रक्तचाप देख लेने के बाद मैंने बस इतना किया कि अचार, चटनी, करेलों पर थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया। चीनी के बिना चाय नागवार लगने लगी, पर धीरे धीरे आदत पड़ गई। मेरी आशंका सही निकली। स्लाइस के लिए मक्खन फीका था, दलिया फीका था और दूध भी। हाउ मीन, क्या ये लोग थोड़ी सी भी चीनी नहीं दे सकते? ये मरीज का नाश्ता है या कैदी का? मेरा दावा है कि जो लोग देश में धड़ल्ले से चीनी खाते घूम रहे हैं, उन सबकी रक्त शर्करा जांच कराई जाए तो उनकी रिपोर्ट मुझसे भी खराब निकलेगी। पर वो तो खाते होंगे चीनी, क्योंकि अरुण, ये मधुमेह देश हमारा। मुल्क के हर शहर में टनों मिठाई बनती है, सबकी सब रोज़ बिक जाती है। करवाओ उन सब खाने वालों की जांच। 5 डॉक्टरों की टीम कमरे में दाखिल हुई। उनमें से एक वरिष्ठ था, एक कनिष्ठ और 3 विद्यार्थी। वरिष्ठ डॉक्टर ने मेरे अभिवादन के बाद विद्यार्थियों को संबोधित किया। उसने बताया मेरा केस कितना गंभीर था और कैसे उसने मेरा रक्तचाप काबू में किया। एक विद्यार्थी ने मेरा रक्तचाप मापा। डॉक्टर ने कहा, अब तो आपका रक्तचाप एकदम नॉर्मल है। तो मुझे भी नॉर्मल रहने दीजिए डॉक्टर। ये अलोना फीका नाश्ता फिकवा दीजिए प्लीज़। इंसानों वाला कुछ खिला सकते हैं तो भेजिए, वरना घर जाने की इजाज़त दीजिए। दिन भर में आप 2 ग्राम नमक खा सकती हैं बस। सिस्टर, पेशेंट को अपने नमक का हिस्सा दिया था? अब तक नमक की पुड़िया मेरी मिट्टी में पसीज गई थी। मैंने झल्लाकर उसे ज़मीन पर फेंक दिया। ये नमक आपने जी जलाने को भेजा है? मेरा रक्तचाप नॉर्मल है और मैं नॉर्मल खाना खाना चाहती हूँ। डॉक्टर कुछ नहीं बोले। उनके इशारे पर जूनियर डॉक्टर ने फिर रक्तचाप यंत्र की पट्टी मेरी बाँह पर कस दी। उसने 2 दवाएं लिखीं, नर्स को समझाया और सारा दल मेरे कमरे में से कूच कर गया। शाम को साहिल तमतमाया हुआ कमरे में घुसा। मम्मा, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप डॉक्टर के साथ ज़रा भी सहयोग नहीं कर रही हैं। सारे अस्पताल में लोग मजाक कर रहे हैं कि आपकी मदर तो बारातियों वाला खाना मांग रही हैं। मैंने तो सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, मैंने मरी हुई आवाज़ में एतराज़ किया। आपने विरोध में नहीं खाया। मैं क्या आपको जानता नहीं हूँ? आपको क्या पता रात को आपकी क्या हालत थी? डॉक्टर दुबे ने कहा, आप 5 मिनट और देर से पहुँचते तो आपकी मदर को ब्रेन हैमरेज हो सकता था। अब तो बीपी नॉर्मल है। मैंने कहा, बेटू तुम दफ्तर से आए हो, थोड़ा शांत रहो, चाय वाय कुछ लो। चाय कॉफ़ी मैंने छोड़ दी है, साहिल ने कहा। बच्चों के साथ चाय पीने का चाव चूर चूर हुआ। कहाँ तो मैं सोच रही थी वो मेरे सुझाव पर थर्मस में गरम गरम चाय लेकर आएगा। कहाँ पता चला उसने चाय ही छोड़ दी। तुम बहुत बदल गए हो, मैं कहने जा रही थी। आप बहुत बदल गई हैं। बेटे ने मेरे मन की ही तार पकड़ लिए। पहले आप तमाम दुनिया की बातें करती थीं, अब आपका ध्यान सिर्फ खाने पीने की चर्चा में लगा रहता है। मैं हैरानी से उसे देखती रही, फिर मैंने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के आगे स्मृति चित्र नाच गए। साहिल स्कूल जाते समय चाय मांगता और स्कूल से लौटने पर भी। अगर मैं चाय न बनाती तो ये पानी में बिस्किट डुबो डुबो कर खाने लगता। तरह तरह की चटपटी चीज़ें इसका प्रिय भोजन थी। बच्चे बहुत जल्द आंगन पार कर जाते हैं, हम वहीं बरामदे में ठिठके खड़े रहते हैं। उनकी आदतें फ़ोटो एल्बम की तरह हमारे अंदर बंद हो जाती हैं, जबकि वो चलचित्र की तरह आगे बढ़ जाते हैं। कमरे में कुछ और लोग आ गए थे, साहिल के दोस्त। वो उन्हें मेरी बीमारी के बारे में बता रहा था। मेरी आंखें खोलने पर उसने सबका नाम बताया। यह है मेहर, अनिल, अपूर्व और अभिषेक। मैं तुरंत गृहिणी के असमंजस में पड़ गई। तुम अस्पताल आए हो, घर आते तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल बनाकर खिलाती। फिर खाना, साहिल हंसा। मम्मा, आप बीमार हैं और ये दोस्त आपका हाल लेने आए हैं। आप ठीक हो जाएं, पार्टियां तो होती रहेंगी। अभिषेक ने कहा, इस वक्त तो आंटी एकदम ठीक लग रही हैं। मैं उत्फुल्ल हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, मुझे यहाँ से ले चलो। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 2 दिन वो आपका रक्तचाप ऑब्जर्व करेंगे, साहिल ने कहा। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी? ये तो जेल से भी बुरी जगह है। सब हंस पड़े। अभिषेक ने कहा, वैसे साहिल आजकल चक्कर ये है कि डॉक्टर हर चीज़ को संगीन बना देते हैं। मेरे बाबा का ब्लड प्रेशर तो आयुर्वेदिक दवाओं के सहारे ठीक चल रहा है। वो क्या लेते हैं? मैंने पूछा। पता नहीं, 2 किस्म के अरिष्ट मिलाकर बड़ी सी बोतल में भर लेते हैं। शाम को जब पापा विस्की के 2 पैग लेते हैं, बाबा 2 पैग अरिष्ट ले लेते हैं। जब से ये शुरू किया है उन्हें गुस्सा भी कम आता है। पहले गुस्से से बावले हो जाते थे। मुझे भी घर ले चलो, मैं यही इलाज कर लूँगी।
मम्मा, आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी? मुझे आज रात ही मुंबई जाना है, 2 दिन में लौटूंगा। अकेले घर में कौन आपकी देखभाल करेगा? अब मेरी समझ में आया, इसे दौरे पर जाना है इसलिए मुझे यहाँ लाकर पटक दिया है। जैसे बच्चों के लिए बेबी सिटर का इंतज़ाम होता है, माँ के लिए नर्स सिटर दी जा रही है। मुझे अफसोस हुआ कि मैं नाहक बेटू की दिनचर्या बिगाड़ने के लिए यहाँ आ फंसी। वो सवेरे 9 से रात 9 तक काम में घिरा रहता है, ऊपर से दौरे। चारों दोस्त वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने उन्हीं के सामने अपनी समस्या बेटू के आगे रख दी। उसी समय इलाहाबाद के लिए भी गाड़ी जाती है, मैं भी घर चली जाऊँ, तुम बेफिक्र होकर काम करो। ये घर नहीं है, साहिल ने कहा, ये तो अस्पताल है। आप बीमार हैं इसलिए यहाँ हैं। मैं अब बीमार नहीं हूँ, अपने शहर पहुँच जाऊँगी तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। मेरी आवाज़ की दृढ़ता के आगे साहिल चुप होकर सोच में पड़ गया। अभिषेक बोला, बुरा सुझाव नहीं है साहिल, पुरानी बीमारी में नई चिकित्सा कई बार ठीक नहीं रहती। तुम्हारे होम टाउन में डॉक्टर भी इनके जाने पहचाने होंगे। अनिल ने कहा, मैं भी आज वाराणसी के लिए निकल रहा हूँ, आंटी मेरे साथ चली जाएंगी। अपने एजेंट से कहकर मैं एक बर्थ की कोशिश करता हूँ। वो अपने मोबाइल फ़ोन से एजेंट का नंबर मिलाने लगा। दोस्तों ने कमान संभाल ली। झटपट डिस्चार्ज कार्ड बनवाया गया। डॉक्टर ने दवाई की एक लंबी अपरिचित तालिका दी और मुझे विदा करते हुए कहा, मैडम याद रखिए, चीनी और नमक से दूर रहिए तो आप पूरे 100 साल जी सकेंगी। कहे बिना नहीं रह सकी मैं। डॉक्टर, अलोने फीके 100 साल लेकर मैं क्या करूँगी? साहिल का चेहरा तन गया। आपका कोई इलाज नहीं है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स बेटू, मैं अपना ध्यान रखूँगी। अभी तो तेरा ब्याह करना है, छोटू की नौकरी देखनी है, मरने की फुर्सत कहाँ है? बेटे और डॉक्टर की हिदायतों के घेरे से बाहर सफ़र के दौरान अच्छा लगा। खिड़की के गहरे कांच के पार भागता हुआ अंधेरा रहस्यमय था। अनिल इसी कोच में दूसरे हिस्से में बैठा था। अपने पिटे पिटाए पारंपरिक फ्रेम से बाहर आकर मैं तनाव मुक्त थी। इस वक्त मेरा ध्यान न नमक पर था न चीनी पर। ऊपर से दिमाग समझा रहा था, अगर मनमानी करोगी तो भुगतेगा कौन? तुम ही ना। दिल का दौरा पड़ जाएगा या लकवा मार जाएगा। 1-2 दिन सेवा कर सब मुंह मोड़ लेंगे, फिर क्या करोगी? पड़ी रहना अपने गूमूत्र में। सब कैलेंडर में एक एक दिन गिनने लगेंगे, कब तुम मरो, कब उन्हें मुक्ति मिले। मृत्यु तो नियत और अटल है, पर मृत्यु पूर्व का अधमरापन मुझे हमेशा अपने सामर्थ्य पर नाज रहा है। एटलस ने तो सिर्फ एक पहाड़ उठाया था, मैं तो 10 पहाड़ उठाती रही हूँ अपने कंधे पर। जो काम कोई न कर पाए उसे मैं अपना संकल्प बना लेती हूँ। मेरी आंखें मुनने लगीं। बस इतनी चेतना थी कि गाड़ी चल रही है। बंद आंखों के आगे तरह तरह के रंगों की किरणें आ रही थीं। मैंने किरणों को वल्गा की भांति पकड़ लिया। मेरा रश्मि रथ बादलों के पार अंतरिक्ष में चला जा रहा था। दिग दिगंत को गुजाती क्षितिज से विजय दुंदुभी सुनाई दे रही थी। मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी गाड़ी के रुकने पर नींद टूटी। मैंने उठकर चाय खाना तलाशने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बेटू ने मेरे खाने की टोकरी में चुन चुन कर फल और हेल्थ फूड रखे हुए थे। मैंने अपने को नए संकल्पों से लैस कर लिया। जीऊंगी तभी ना हिमाद्री तुंग श्रृंग के ऊपर पहुंचने में कामयाब होंगी। अब से परहेज करना है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। बीमारी अबलापन की ओर ले जाती है, उस ओर नहीं फिसलना है। मैं ही फिसल गई तो प्रबला कौन बनेगा? तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी नमक। सुनने के लिए धन्यवाद।